हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपीपीसीएस में। दोस्तों, घटना चक्र पॉलिटी की आज की क्लास में हम शासन प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा, और आप किसी और सब्जेक्ट की घटना चक्र चाह रहे हो तो कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले की जो भी क्लासेस हैं उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। आप लोगों का अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा पॉलिटी से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? देखिए, इसमें सही हो जाएगा व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगला है, भारत की संप्रभुता के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत एक राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ये तो सही है। दूसरा है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये गलत हो जाएगा। अगला है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सबसे सर्वोच्च है। अगला है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? तो ये है संसदात्मक। अगला है, संसदात्मक व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। अगला है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो ये ब्रिटेन में हुआ था। सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में संसदात्मक शासन आया था। अगला है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। अगला है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? पहला है जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। दूसरा है, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं, जिसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार ये है, स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी है, संघात्मक सरकार ये भी है, अध्यक्षात्मक सरकार ये नहीं है, ये अमेरिका में है। अगला है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य ये है, संसदीय पद्धति की सरकार ये भी है, और संघीय नीति ये भी है, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अगला है, कथन है भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, ये भी सही है। कारण है भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। अगला है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। अगला है, भारत के संदर्भ में संसदीय प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत सही है, निहित हैं, आपको बताना है। पहला है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये तो सही है। दूसरा है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। तीसरा, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत हो जाएगा। अगला है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही, ये गलत हो जाएगा। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही, ये भी गलत हो जाएगा। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र, ये भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें सही हो गया ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांतों को अभिव्यक्त करता है। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक
क्रियाविधि, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। क्या लक्षण है? पहला, यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये तो सही है। दूसरा, इसमें संसदात्मक स्वरूप की सरकार है, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये गलत हो जाएगा। अगला है, आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, भारत एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था, सही है। भारत एक संप्रभु संपन्न राज्य है, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राजतंत्र की नहीं है? कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो सत्तावादी सरकार नहीं है यहाँ पर। अगला है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, तो ये भारत के संविधान से इनको शक्तियां मिलती हैं। कथन है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है। भारत का अपना एक संविधान है, ये भी सही है। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? लाल फीताशाही इसकी विशेषता नहीं होती है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना। अगला है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो साम्यवादी राज्य ये भारतीय दर्शन नहीं, संविधान का दर्शन नहीं। समाजवादी है, राजनीतिक समानता, कल्याणकारी राज्य, ये तीनों है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अगला है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता है। अगला है, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? एकल कार्यपालिका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये भी सही है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है। अगला है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये अमेरिका में हुआ था। अगला है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार होता है। अगला है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। अगला है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का विवरण। अगला है, भारतीय संविधान कैसा है? तो ये ना तो कठोर है ज्यादा, ना ही लचीला है। अगला है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर, तो ये है न्यायिक समीक्षा। भारत में न्यायिक समीक्षा है, ब्रिटेन में नहीं है। अगला है, कथन है भारत की संविधान एवं एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, तो सही है। कारण है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, सही है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अगला है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित। अगला है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो एकहरी नागरिकता जो है ये संघीय लक्षण नहीं है। अगला है, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन एकात्मक तत्व है? तो लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता। राज्यपाल की नियुक्ति, ये सही हो जाएगा। और शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये सही हो जाएगा। और संवैधानिक संकट, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सर्वोच्च न्यायालय, ये नहीं होगा।
ये राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और संवैधानिक संकट, ये तीनों सही है, एकात्मक तत्व हैं ये संविधान के। अगला है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व? शक्तियों का विकेंद्रीकरण ये नहीं होगा, राज्यपाल की नियुक्ति ये हो जाएगा, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व ये हो जाएगा, और अखिल भारतीय सेवाएं ये हो जाएगा, न्यायिक प्रलोभन नहीं होगा। अगला है, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? पहला है, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, तो ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है, इस एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है, दोनों संघ और राज्य विधायिकाएं प्रभुत्व संपन्न है, ये गलत हो जाएगा। और चौथा है, विधायकी, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ और उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। तो त्वरित निर्णय, लचीलापन, कानून की एकरूपता, ये सब सही है। अगला है, कथन है भारत का राष्ट्रपति परोक्ष निर्वाचित होता है, सही हो जाएगा। कारण भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, ये भी सही हो जाएगा, और व्याख्या भी कर रहा है। अगला है, कथन है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, सही है। कारण लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ये भी सही है। दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। अगला है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो ये थे महात्मा गांधी जी और जयप्रकाश नारायण, ये दोनों लोग। अगला है, कथन है भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण है, विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ, ये सही, दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है। अगला है, कथन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूल रूप में पाए जाते हैं, सही है। कारण है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्य शैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तो समाहित हैं, ये भी सही है, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। अगला है, कथन है महिलाएं, दलित, निर्धन, अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, सही है। कारण है, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है, ये भी सही और व्याख्या भी कर रहा है। अगला है, भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण हैं। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है, ये भी सही है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, ये भी सही है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, ये भी सही है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान, ये भी सही है। सभी विकल्प में सभी सत्य हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, भारत में संघात्मक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम नहीं, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सही है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये भी सही है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी सही है। अगला है, कथन है भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, सही है। कारण भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार, न्यायिक समीक्षा का अधिकार, ये भी सही है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है, कारण है भारतीय संविधान संघात्मक अर्ध संघात्मक है, ये तो सही है। अगला है, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक, ये भी सही है। दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो ये प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। अगला है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ये ऑस्टिन का कथन है। अगला है, निम्न में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्ध संघात्मक
शब्द का प्रयोग किया है, तो ये केसी वीयर हैं। अगला है, किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक है? तो ये केसी वीयर का कथन है। अगला है, एक तरफ देखिए आलोचक का नाम है और फिर कथन दिया हुआ है किसने क्या कहा। तो देखिए, सहकारी संघवाद कहते हैं ग्रेनेड ऑस्टिन, सौदेबाजी का संघवाद मॉरिस जोन्स कहते हैं, अर्ध संघवाद केसी वीयर कहते हैं और केंद्रीकृत की प्रकृति वाला संघवाद ये आइवर जेनिक्स का कथन है। ये कथन आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों में से किसका भारतीय संविधान अधिक कठोर है तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये केसी वीयर का कथन है। अगला है, निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ये वी.आर. अम्बेडकर का कथन है। अगला है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? ये हार्बर्ट साइमन। अगला है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो यह यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। अगला है, निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स जो है ये विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो ये हेनरी फेयोल है। अगला है, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। ये कथन है डब्ल्यू बी डॉनहम द्वारा कहा गया है। अगला है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन सही नहीं है? गणतांत्रिक अवधारणा के बारे में बताना है। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सही है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित होती है, ये भी सही है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, ये गलत हो जाएगा। लास्ट है, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, ये सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाए? पहला है शक्तियों का परिसीमन, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा, विधि के समक्ष समता, ये भी सही हो जाएगा। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये गलत हो जाएगा। सरकार उत्तरदायी होती है जनता के प्रति। और चौथा है स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये भी सही हो जाएगा। इसमें 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के प्रमुख मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। अगला है, संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबिंब लगाती है, गलत हो जाएगा। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ये सही हो जाएगा। अगला है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। अगला है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। अगला है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, ये वाला कदम सही हो जाएगा। अगला है, समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव हो, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? पहला, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये गलत हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास, ये भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, ये गलत हो जाएगा। अगला है, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई थी? नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, इसमें पहचान की गई थी भारत में सुशासन की बाधाओं की। अगला है, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किस संस्थानों को आवश्यक माना गया है? अंतरराज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी सही है। वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, ये भी सही है।
एकल न्यायिक व्यवस्था में अखिल भारतीय सेवाएं ए भी है, इसमें सभी ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संस्थात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? ये था 1960 के दशक में। तो फ्रेंड्स, हमने शासन व्यवस्था से संबंधित सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है और अब अगली क्लास में हम राष्ट्रीय प्रतीक से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो लोग लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको हम बता, हमारे चैनल पे लोअर पीसीएस के लिए जो घटना चक्र की बुक आई है, स्पेशली जो लोअर के लिए बुक है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से जीएस और यूपी स्पेशल के क्लासेस हमारे चैनल पर कल से स्टार्ट होगा। सो आप लोग उन क्लासेस को भी देखिएगा जो लोग लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं और कोई आपके आसपास एग्ज़ाम दे रहा है तो आप उन तक वीडियो को शेयर करिए, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा लोअर वालों को। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।